हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल राइट ट्यूटोरियल बाय सुचित्रा। तो गाइज, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट पेडागोजी के बारे में। तो इसमें पूछे गए प्रश्न हैं जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चन। तो चलिए इस प्रश्न को बारी बारी से हल करके देखते हैं। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और सामने बेल आइकन होगा उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। इसमें सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती तो कहलाती है। ऑप्शन पहला है सीखने का वक्र, दूसरा है सीखने का पाठार, तीसरा है स्मृति और चौथा है अवधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सीखने का पाठार। इसमें क्या होता है, सीखने की वो अवधि जब बालकों के सीखने की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विकास नहीं हो तो इसे सीखने का पाठार कहा जाता है। दूसरा है क्वेश्चन कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुने 100, ये इसका राइट आंसर होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो पहला ऑप्शन है कोहलर, दूसरा है पेवलव, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है गेस्टाल्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी थॉर्नडाइक। प्रसिद्ध इसमें जो है प्रसिद्ध अमेरिकी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एल थॉर्नडाइक ने प्रयास एवं मूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया था। बिल्ली बार बार प्रयास करने के बाद मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया कि अधिगम के प्रयास एवं सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वो सीखने में सफल हो जाता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो थॉर्नडाइक ने दिया था, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन है नेक्स्ट, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। तो कितने गुणसूत्र होते हैं, ऑप्शन ए है 22, ऑप्शन बी है 23, ऑप्शन सी है थर्ड है 24 और डी चौथा आंसर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें जो होता है आनुवंशिकता का मूलाधार कोष है, कोषों के द्वारा ही मानव शरीर का निर्माण होता है। गर्भ धारण के समय मां के अंडाणु एवं पिता के शुक्राणु का कोषों से मिलन होता है ताकि एक नवीन कोष की रचना हो सके। कोषों के केंद्र के कणों को गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र हमेशा युग्मों में होता है, यानी जोड़ों में होता है। मानव कोष में जो होता है 46 गुणसूत्र होते हैं जो 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं, यानी टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं मानव में, जिसमें से 23 जोड़ों में विभाजित होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो ऑप्शन फर्स्ट है हल ने, ऑप्शन सेकंड है थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन थर्ड है हेगार्टी ने और ऑप्शन फोर्थ है स्किनर ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी स्किनर, ये राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत का प्रतिपादन प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक BF स्किनर ने एक चूहे पर किया था जिसे स्किनर बॉक्स कहा जाता है। स्किनर के इस सिद्धांत के आधार पर पाठ्यक्रम को सरल बनाने के लिए उसे छोटे छोटे खंडों में बांट देता है जिससे अधिगम शीघ्र एवं प्रभावकारी हो जाता है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन में पुनर्वलन का व्यापक महत्व है जो दंड, पुरस्कार, परिणाम एवं ज्ञान के रूप में होते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है। अभिप्रेरणा का सिद्धांत से, विकास का सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से और अधिगम के सिद्धांत से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अधिगम के सिद्धांत से। इसमें क्या होता है, तो प्रसिद्ध गेस्टाल्टवाद मनोवैज्ञानिक कोहलर ने अंतर्दृष्टि यानी सूझ के सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो सीखने यानी अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। कोहलर ने सुल्तान नामक चिंपैंजी पर अपना प्रयोग किया, यानी कोहलर जो थे वो सबसे पहले प्रयोग किया चिंपैंजी पे। इसके अनुसार जब बच्चों को कुछ पढ़ाया जाए या कुछ सीखने के लिए कहा जाए तो उसे समग्र रूप से बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। बालकों के बौद्धिक विकास के लिए अंतर्दृष्टि या सूझबूझ बहुत सहायता करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फोर्थ हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे। तो ऑप्शन फर्स्ट है कैटल, ऑप्शन सेकंड है थॉर्नडाइक, ऑप्शन थर्ड है वर्नन और ऑप्शन फोर्थ है
स्किनर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कैटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कहता है कि बुद्धि के तरल एवं क्रिस्टलाइज प्रतिमान का प्रतिपादन आरबी कैटल ने किया है। तरल सिद्धांत वंशानुक्रम, कार्यकुशलता अथवा केंद्रीय नाड़ी संस्थान की दी हुई विशेषताओं पर आधारित एक सामान्य योग्यता है, जबकि क्रिस्टलाइज भी एक प्रकार की सामान्य योग्यता है जो अनुभव, अधिगम तथा अनुभव पर आधारित है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसके बाद क्वेश्चन है शिक्षण के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार के लिए किया जाता है। तो इसका पहला ऑप्शन है समझ, दूसरा है अनुप्रयोग, तीसरा है सृजनात्मकता और चौथा है समस्या समाधान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सृजनात्मकता। अब ये क्या है, तो एलेक्स एफ आसबर्न ने अपनी पुस्तक सृजनात्मकता समस्या समाधान में शिक्षण के लिए मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग सृजनात्मक सुधार के लिए किया है। यह विधि किसी व्यक्ति के अनोखे विचार तथा समस्या समाधान के लिए बहुत ही उपयोगी कारक साबित होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलमैन निम्न में से किससे संबंधित है। सामाजिक बुद्धि से, संवेगात्मक बुद्धि से, आध्यात्मिक बुद्धि से और सामान्य बुद्धि से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी संवेगात्मक बुद्धि से। तो डैनियल गोलमैन ने संवेगात्मक बुद्धि का सिद्धांत दिया है। गोलमैन ने इस सिद्धांत को अपनी पुस्तक इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से संपूर्ण विश्व में प्रचलित कर दिया। स्वयं की एक एवं दूसरों की भावनाओं अथवा संवेगों को समझने, व्यक्त करने एवं नियंत्रित करने की योग्यता को संवेगात्मक बुद्धि कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन शेष से भिन्न है, यानी अधिगम के लिए अधिगम का सिद्धांत, समान अवयवों का सिद्धांत, ड्राइव रिडक्शन का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत ये सबसे अलग है। ड्राइव रिडक्शन सिद्धांत जो होता है एक अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत है। यह सिद्धांत प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक क्लार्क हल द्वारा वर्ष 1943 में दिया गया था, जबकि अन्य तीनों का संबंध अधिगम से है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है। ऑप्शन फर्स्ट है ज्ञान, दूसरा है बोध, तीसरा अनुप्रयोग और चौथा है विश्लेषण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ज्ञान। तो इसमें जो है ब्लूम ने संज्ञानात्मक संप्राप्ति को 6 भागों में विभाजित किया है, जिसे ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन के रूप में विभाजित किया है। इसमें से ज्ञान संज्ञानात्मक संप्राप्ति में न्यूनतम स्तर पे है, यानी सबसे कम स्तर पे है, नीचे स्तर पे है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा। तो ऑप्शन फर्स्ट में क्षैतिज अधिगम अंतरण का, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का, तीसरा है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण का, चौथा कोई भी अधिगम अंतरण का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, जो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का उदाहरण है। ऊर्ध्व अधिगम सीखने की एक समानांतर स्तर से उसी स्तर में एक उच्च स्तर में सीखने की प्रक्रिया होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अधिगम के पठार का कारण नहीं है। तो ऑप्शन फर्स्ट है प्रेरणा की सीमा, दूसरा विद्यालय का असहयोग, तीसरा शारीरिक सीमा और चौथा है ज्ञान की सीमा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी विद्यालय का असहयोग। यानी सीखना या अधिगम जब स्थिर हो जाए तो इस क्रिया को सीखने का पठार कहते हैं। अधिगम के पठार के निम्नलिखित कारण हैं, जैसे ज्ञान की सीमा, उत्साह या प्रेरणा की सीमा, शारीरिक क्रिया की सीमा, कार्य की जटिलता। तो इसमें जो है विद्यालय का असहयोग अधिगम का पठार का कारण नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन है, अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन फर्स्ट है गेट्स एवं वो अन्य, दूसरा है मॉर्गन और गिलीलैंड,
तीसरा स्किनर और चौथा है कॉर्नबैक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गेट्स व अन्य के द्वारा। तो इसमें जो होता है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है, यानी गेट्स के अनुसार जो है अधिगम का अर्थ होता है सीखना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती रहती है। इसके माध्यम से हम ज्ञान अर्जित करके अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं। गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिक अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि अधिगम अनुभव एवं प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम जो है अनुभव और प्रशिक्षण के व्यवहार में परिवर्तन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है। पहला ऑप्शन व्यक्तित्व का, दूसरा पढ़ने की दक्षता का, तीसरा बुद्धि का और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बुद्धि का। इसमें स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन का संबंध जो है ये बुद्धि से है। इनके अंतर्गत बुद्धि की उच्च एवं औसत सीमा होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इसमें क्वेश्चन है अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है। ऑप्शन फर्स्ट है फ्रायड, सेकंड है जुंग, थर्ड है मन और फोर्थ है आलपोर्ट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी जुंग। इसमें जो है प्रसिद्ध ये जो जुंग वैज्ञानिक है ये प्रसिद्ध स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग है, जो व्यक्ति का विभाजन अंतर्मुखी, बहिर्मुखी एवं उभयमुखी के रूप में किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आर्थिक तत्व, दूसरा सामाजिक परिवेशजन्य तत्व, तीसरा शारीरिक तत्व और चौथा वंशानुगत तत्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। देखिए इसमें पॉजिटिव वे में क्वेश्चन है, तो इसमें परिवेश शब्द अगर जो ही देखे क्वेश्चन में ऑप्शन में तो हमको परिवेश पे ज़्यादातर टिक लगाना है, इसका राइट आंसर होता है। तो इसमें कह रहा है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक मुख्य रूप से सामाजिक परिवेशजन्य तत्व होता है। परिवार के बाद समाज ही वह संस्थान है जहां बालकों का सर्वांगीण विकास होता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। तो ऑप्शन फर्स्ट है मानसिक विकास में भिन्नता का नियम, दूसरा अनियमित विकास का नियम, तीसरा द्रुतगामी विकास के नियम, चौथा है कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी द्रुतगामी विकास का नियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें जो कहता है शारीरिक विकास जो होता है एक सतत विकास है जो कभी मंद तो कभी द्रुत यानी तेज गति से होता है, कभी धीमी होती है तो कभी तेज गति से होता है। द्रुतगामी विकास शारीरिक विकास का प्रमुख नियम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है। पहला है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, दूसरा है निरंतर विकास का सिद्धांत, तीसरा है परस्पर सिद्धांत का संबंध का सिद्धांत और चौथा है समान प्रतिमान का सिद्धांत। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसमें होता है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जो है वो विकास से संबंधित नहीं है, जबकि निरंतर विकास, परस्पर संबंध, समान प्रतिमान, एकीकरण विकास की दिशा से संबंधित है। तो सिद्धांत बाल विकास से संबंधित है, विकास माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक होता है, मृत्यु पर्यंत तक होता रहता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। यह कथन किसने दिया है। पहला है गेसेल, दूसरा है हरलॉक, तीसरा है मेरेडिथ और चौथा है डगलस और हॉलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गेसेल। अब गेसेल के बारे में देख लेते हैं क्या है। तो प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक गेसेल ने विकास के संदर्भ में कहा है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है। तो पहला है ड्रेवल, दूसरा है मैकडूगल, तीसरा है थॉर्नडाइक और चौथा है वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मैकडूगल।
तो इसके बारे में देख लेते हैं। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जॉन ए मैकडूगल ने संवेगों से संबंधित 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, यानी 14 मूल प्रवृत्तियों के बारे में बताया है, जिसमें प्रमुख रूप से भय, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, कामुकता इत्यादि शामिल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है? तो इसमें पहला ऑप्शन है डम्बिल का, दूसरा है रॉस का, तीसरा है मन का और चौथा है मैकडूगल का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रॉस महोदय का इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसके बारे में देखते हैं रॉस महोदय के बारे में। यह किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान कहते हैं, यानी रॉस महोदय जो है किसी वस्तु, विचार आदि पर चेतना को केंद्रित करने की मानसिक प्रक्रिया को अवधान यानी बाधा कहते हैं। इसे परिभाषित करते हुए रॉस ने कहा है कि अवधान दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? ऑप्शन फर्स्ट है तत्परता का नियम, दूसरा अभ्यास का नियम, तीसरा बहु अनुक्रिया का नियम, चौथा प्रभाव का नियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बहु अनुक्रिया का नियम। यानी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड थॉर्नडाइक ने अधिगम से संबंधित तत्परता के नियम, अभ्यास का नियम एवं प्रभाव का नियम इत्यादि का प्रतिपादन किया है। इन तीनों नियमों के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। बहु अनुक्रिया का नियम सीखने के मुख्य नियमों में शामिल न होकर थॉर्नडाइक के अधिगम संबंधी सहायक नियमों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? इसका पहला ऑप्शन है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, दूसरा है साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, तीसरा आर्मी अल्फा परीक्षण, चौथा है चित्रांकन परीक्षण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। यानी इसमें हो जाए डॉक्टर एस जलोटा ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। यह व्यक्तिगत रूप से सीखने, अनुदेशों को समझने तथा समस्याओं के समाधान से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? पहला है थॉर्नडाइक, दूसरा है स्पीरमैन, तीसरा है वर्नर और चौथा है स्टर्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीरमैन ने किया। तो इसमें इसका जो है बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का सृजन स्पीरमैन किया है। इसके अनुसार बुद्धि के दो कारक होते हैं, सामान्य मानसिक योग्यता एवं विशिष्ट मानसिक योग्यता। जिस प्रकार जिस व्यक्ति की जितनी अधिक सामान्य योग्यता होगी वह उतना ही तेज होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थॉर्नडाइक का है, सीखने का प्रक्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत बीएफ स्किनर का है, सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पैवलव का है, सीखने का समग्र सिद्धांत हल का है। इनमें से कौन सा सही है? सही नहीं है, उसको टिक लगाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत ये थॉर्नडाइक का है, जो कि यहाँ पे लिखा है हल का है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किनका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? पहला ऑप्शन है क्रो एवं क्रो, दूसरा है गाल्टन, तीसरा है रॉस, चौथा है वुडवर्थ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी गाल्टन। तो सृजनात्मक के पिता के रूप में फ्रांसिस गाल्टन को जाना जाता है। इसका उद्देश्य आनुवंशिकी एवं मानव आबादी का विकास करना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है? पहला ऑप्शन है क्रिस्मर, दूसरा है यूंग, तीसरा है कैनन और चौथा है स्प्रेंजर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी क्रिस्मर। यानी ये ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा क्रिस्मर ने व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार में किया है। इसमें उन्होंने अंतःस्रावी ग्रंथि के अनुसार चर्चा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? तो इसका जो ऑप्शन फर्स्ट है कोल एवं ब्रूस का, दूसरा है ड्रेबहल का, तीसरा है डिहान का और चौथा है क्रो एवं
क्रो कहते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी सृजनात्मकता व्यक्ति की वह योग्यता है जिसके द्वारा वह उन वस्तुओं या विचारों का उत्पादन करता है जो अनिवार्य रूप से नवीन हो, अर्थात जिसे वह पहले से नहीं जानता हो। सृजनात्मकता के संदर्भ में क्रो एवं क्रो ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की योग्यता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? पहला ऑप्शन है बाल्यावस्था, दूसरा शैशवावस्था, तीसरा पूर्व किशोरावस्था और चौथा है मध्य किशोरावस्था है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी मध्य किशोरावस्था। इसमें प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे के अनुसार विद्रोह की भावना मध्य किशोरावस्था में होती है, जो कि इनके अनुसार 13 से 15 वर्ष माना गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और सामने बेल आइकन उसको प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।